हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दिनेश सर आज आप लोगों को इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब हो गया पारिस्थितिक तंत्र। आज पढ़ने वाले हम लोग पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, देखिए पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र जैवमंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैवमंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को इकोसिस्टम कहते हैं। देखिए जैवमंडल की स्वपोषित संरचनात्मक मतलब जैवमंडल का निर्माण करने वाली और उससे संबंधित कार्यों को करने वाली जो यूनिट है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है ना। इकोसिस्टम शब्द प्रयोग एजी टॉन्सले नामक वैज्ञानिक ने किया। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग टॉन्सले नामक वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में किया। इसलिए इकोसिस्टम का फादर टॉन्सले को ही कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इकोसिस्टम शब्द प्रयोग किसने किया या इकोसिस्टम के जनक कौन है। तो एजी टॉन्सले है ना। तो अब टॉन्सले नाम याद रखिएगा। और देखिए जैवमंडल की स्वपोषित मतलब जैवमंडल की संरचनात्मक अर्थात जैवमंडल क्या है। तो जैवमंडल देख लीजिए बाबू, जैवमंडल क्या है। देखिए जलमंडल प्लस स्थलमंडल प्लस वायुमंडल। जैवमंडल बराबर जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। मतलब कि जब वैसा मंडल जहां जलमंडल उपस्थित हो, स्थलमंडल उपस्थित हो और वायुमंडल उपस्थित हो, अर्थात जैवमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल ये तीनों मिलकर जहां जीवन को संभव बनाते हैं उसे ही हम लोग जैवमंडल कहते हैं, जीवों का मंडल कहते हैं। ठीक है, तो जैवमंडल की स्वपोषित संरचनात्मक मतलब निर्माण करने वाली और क्रियात्मक यानी कार्य करने वाली जो यूनिट है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र यह जैव घटक प्लस अजैव घटक से मिलकर बना होता है। बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट से मिलकर के इकोसिस्टम का निर्माण होता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जैव घटक और अजैव घटक के सम्मिलित रूप को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र का परिभाषा कि जैव मंडल और अजैव मंडल के सम्मिलित रूप को हम इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ दो परिभाषा आपको मालूम हो गया। पहला परिभाषा मैंने कहा कि जैव मंडल की स्वपोषित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, अथवा जैव घटक और अजैव घटक से बनी दुनिया को, बने तंत्र को, बने सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। आइए हम लोग जानेंगे अब जो इकोसिस्टम होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से घटक हैं। ठीक है, अब हम लोग को जानना है पारिस्थितिक तंत्र के घटक, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप याद रखिएगा पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से दो घटक हैं। पहला है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, इसको कहा जाता है जैव घटक, जैव घटक या सजीव घटक। तो पारिस्थितिक तंत्र का दूसरा घटक है अबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैव घटक या निर्जीव घटक, निर्जीव घटक। ठीक है, देखिए पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से दो घटक हैं, पहला जैव घटक, दूसरा अजैव घटक। जैव घटक को हम लोग सजीव घटक भी कहते हैं, अजैव घटक को निर्जीव घटक भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैव घटक में कौन कौन घटक आता है। जैव घटक में मुख्य रूप से तीन घटक आता है। पहला घटक है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी उत्पाद, उत्पाद या उत्पादक, प्रोड्यूसर। दूसरा है कंज्यूमर, कंज्यूमर, कंज्यूमर को हम लोग कहते हैं उपभोक्ता, उपभोक्ता। और तीसरा कंपोनेंट है डीकंपोजर यानी अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता। फिर से जान लीजिए, जैव घटक जो है, सजीव घटक जो है, उसमें तीन घटक आते हैं। एक आता है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटनकर्ता। यानी सजीव घटक में तीन घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। ठीक है, और इसमें देख लीजिए अबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है, एयर, वाटर, सॉइल, हीट, यानी हम सन भी लिख सकते हैं, सन। तो हवा, पानी, मिट्टी, सूरज, हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य या तापमान भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये सभी निर्जीव घटक हैं, इसमें जीवन नहीं है, लेकिन इसके बिना जीवन संभव भी नहीं है। इसलिए ये निर्जीव घटक हैं और ये है सजीव घटक। तो सजीव घटक में याद रखिएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं। तो मैं आपको पहले उदाहरण दे देता हूँ, फिर आप समझिएगा। उत्पादक के अंतर्गत आता है हरा पेड़ पौधा, हरा पेड़ पौधा ये कहलाता है प्रोड्यूसर, उत्पादक कहलाता है। और क्यों कहलाता है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बता रहा हूँ। उपभोक्ता में कौन कौन से जीव आते हैं,
उपभोक्ता में मानव आ जाता है और सभी प्रकार के जीव जंतु आ जाते हैं, सभी जानवर ये उपभोक्ता में चले आते हैं। पक्षी, जानवर, कीट वगैरह जितना भी है ये सब चला आता है। बस सूक्ष्म जीव को छोड़कर सभी जीव आ जाते हैं उपभोक्ता के अंतर्गत। अपघटनकर्ता में आता है कवक प्लस जीवाणु, ये आते हैं किसमें? अपघटनकर्ता में। ठीक है, आइए देखिए बाबू, जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर के अंतर्गत पेड़ पौधा क्यों आता है? क्योंकि प्रोड्यूसर की परिभाषा जान लीजिए, वैसे जीव जो खुद से भोजन तैयार करते हैं, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं भोजन निर्माण करते हैं, जो दूसरे पे आश्रित नहीं रहते हैं, उसे हम उत्पादक कहते हैं। उत्पादक के अंतर्गत हमेशा हरे पेड़ पौधे भी आते हैं, चाहे वो जलीय अगर पौधा को लिया जाए तो उसमें शैवाल आ जाता है, वनीय पौधा को लिया जाए तो उसमें जितने भी वृक्ष दिखते हैं, जितनी भी झाड़ियाँ दिखती है वो सब उसमें आ जाएगा। घास स्थलीय में आप देखिएगा तो घास भी आ जाएगा और जो भी फसल वाले पौधे हैं वो भी आ जाएंगे, है ना। तो उत्पादक उसे कहते हैं जो स्वयं से भोजन संश्लेषित करे। वैसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वतः कर लेता है उत्पादक कहलाता है, प्रोड्यूसर कहलाता है। और इसमें हमेशा हरे पेड़ पौधे आते हैं, तो इसलिए इसे बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसके घटकों का वर्णन करें, है ना। तो आप इसे याद कर लीजिए और परीक्षा में अच्छा मार्क्स आप लोग का आ जाएगा। देखिए, तो प्रोड्यूसर किसे कहते हैं आप समझ गए? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, दूसरे पे आश्रित नहीं रहते हैं, उसे हम कहते हैं उत्पादक। उत्पादक में हमेशा क्या आता है? हरा पेड़ पौधा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हरे पेड़ पौधे डैश हैं, और उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता ना, अपघटनकर्ता, ये सभी उदाहरण रहते हैं, उसके ऑप्शन रहते हैं। तो आप उसमें से कौन टिक कीजिएगा? उत्पादक, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। अब देखिए, उपभोक्ता किसको कहा जाता है? उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है। उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 3 भाग में। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टरी कंज्यूमर। 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें से अब प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहा जाएगा? मतलब उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता की परिभाषा क्या होगी? वैसे जीव जो उत्पाद को खाता है उपभोक्ता कहलाता है। जो जीव उत्पाद को खाएगा वो उपभोक्ता कहलाता है। तो मैंने उत्पाद का परिभाषा पहले ही दे दिया है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं अर्थात पेड़ पौधे, और वैसे जीव जो उत्पाद को खाता है वो उपभोक्ता कहलाता है। और अपघटनकर्ता किसे कहते हैं इसका भी परिभाषा जान लीजिए, तो फिर इन तीनों को समझिएगा। अपघटनकर्ता क्या है? वैसे जीव जो मृत पेड़ पौधे और मृत जीव जंतुओं को अपघटित कर देता हो, उसे मिट्टी में पुनः उसको मिला देता हो, उसे हम अपघटनकर्ता कहते हैं। जो जीव मृत पेड़ पौधे और मृत जीव जंतुओं को अपघटित करने का काम करते हैं, सड़ाने गलाने का काम कर देते हैं, तो उसे हम अपघटनकर्ता कहते हैं। और कवक तथा जीवाणु अपघटनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने तीनों का परिभाषा समझ लिया कि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेगा उसको हम उत्पादक कहेंगे, जो जीव उत्पादक को खाएगा उपभोक्ता कहलाएगा, और जो जीव मरे हुए उत्पादक यानी पेड़ पौधे और मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित करता है अपघटनकर्ता कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं।
उपभोक्ता 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, इन तीनों का परिभाषा आप आसानी से जान सकते हैं। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता उसको कहा जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधा पर निर्भर करता है। जो प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधा को खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। यानी हमेशा याद रखिएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होता है, तो शाकाहारी होता है हमेशा। और देखिए, द्वितीयक उपभोक्ता किसको कहा जाएगा, जो जीव प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है, और जो जीव द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो जीव प्रत्यक्ष रूप से किसको खाएगा, उत्पाद को, तो उसको हम कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा, जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, इन सभी को मैं एक उदाहरण से आपको बता देता हूं, आप उसमें चुन सकते हैं कि कौन उत्पादक है, कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, कौन द्वितीयक उपभोक्ता है और कौन तृतीयक उपभोक्ता है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो 11th क्लास के लिए भी है, 10th क्लास के बायोलॉजी के लिए भी है, 10th वाले बच्चों के लिए भी है और 12th वाले बच्चों के लिए भी है। तीनों के लिए जो वीडियो है, आज का वीडियो, ये तीनों क्लास के लिए है। इसलिए बाबू आप तीनों इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। आइए, तो मैंने बताया पारिस्थितिक तंत्र जो है वो 2 घटकों से मिलकर के बना है, जैव घटक और अजैव घटक। तो बाबू यहाँ आप देख लीजिए, इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। इसमें से किसी एक को गायब कर दिया जाए, कोई एक इसमें से कंपोनेंट को हटा दिया जाए, तो बताइए इन सब का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। क्योंकि आप हवा के बिना भी नहीं जीवित रह सकते हैं, पानी के बिना भी जीवित नहीं रह सकते हैं, मिट्टी के बिना भी जीवित नहीं रह सकते हैं और सूरज के बिना भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए दोनों घटक बहुत आवश्यक हैं पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए, पारिस्थितिक तंत्र को चलाने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि जो पारिस्थितिक तंत्र है वो जैव तथा अजैव घटकों से मिलकर के बनी है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र न जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो पहला परिभाषा मैंने कहा था। तो इन तीनों को, इन चारों को समझने के लिए एक उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं, आप सब बढ़िया से समझ लीजिएगा। देखिए, एक यहाँ उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे ये घास है। ठीक है, घास को कौन खाया? ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर को कौन खाया? मेढक। मेढक को कौन खा गया? सांप। ठीक है बाबू, ग्रासहॉपर यानी टिड्डा। तो देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये इसमें से उत्पाद कौन है, तो जल्दी से बताइए उत्पाद इसमें कौन हो सकता है बाबू? तो इसमें उत्पाद हो सकता है कौन? घास। घास क्या है? वो प्रोड्यूसर है, उत्पाद है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं भोजन का संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाता है। और इसको प्रत्यक्ष रूप से कौन खाया? तो ग्रासहॉपर खाया। तो ग्रासहॉपर क्या है बाबू? ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। और हमेशा मैंने बोला कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ठीक है, और ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है, जो मेढक है, ये द्वितीयक उपभोक्ता, यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है, और जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। तो मेढक क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। और सांप क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेढक है, हमेशा देखिए जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ये हमेशा शाकाहारी होता है, और जो उच्च उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता होता है ना, ये मांसाहारी होता है। लेकिन
जो मेढक जैसे जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ना, वे सर्वाहारी भी होते हैं। कुछ द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी हैं केवल, कुछ द्वितीयक उपभोक्ता आपको ऐसे मिलेंगे जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, अर्थात वो सर्वाहारी हैं। ठीक है, तो आपने तो इसमें पहचान लिया कि जो घास है उसको क्या बोलेंगे, उत्पादक, और घास को जो खाया वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाया, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाया वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाया। तो यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, मेढक है। ठीक है, और जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाया वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाया। तो यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता कौन है, सांप है। एक और उदाहरण ले लीजिए, शैवाल, शैवाल को खाया छोटे कीट, और छोटे कीट को छोटी मछली, और छोटी मछली को बड़ी मछली। बहुत आसान है ये, उदाहरण समझ लीजिए, सबका परिभाषा याद हो जाएगा। तो आप यहाँ बताइए, तो इसमें हम आपसे पूछे कि उत्पादक कौन है, तो उत्पादक क्या कहिएगा, शैवाल कहिएगा। ये क्या है, उत्पादक है। उत्पादक का काम नदी में कौन करता है, शैवाल करता है। और प्राथमिक उपभोक्ता इसमें कौन है, कीट है। कीट क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। और छोटी मछली जो है ये द्वितीयक उपभोक्ता है, और बड़ी मछली क्या है, ये तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोग उत्पाद का परिभाषा, प्राथमिक उपभोक्ता का परिभाषा, द्वितीयक का परिभाषा, तृतीयक उपभोक्ता का परिभाषा आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग को पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन। फूड चेन मतलब आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला, देखिए आहार श्रृंखला क्या है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण, यानी ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते रहता है। ठीक है, तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय एवं श्रृंखलाबद्ध तरीके से होता है, जिसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय एवं क्रमबद्ध चाहे श्रृंखलाबद्ध तरीके से होता है, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय तथा श्रृंखलाबद्ध तरीके से होता है, जिसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला को देखिए आगे कई भागों में बांटा गया है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, जैसे देख लीजिए, ये पौधा हो गया, पौधा को खा लिया हिरन और हिरन को खा लिया शेर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो एक दिशीय रूप से श्रृंखलाबद्ध तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीका से, इसलिए इसी को हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन सा 3 भाग है।
इसमें पहला हो गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मतलब घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र या मैदानीय पारिस्थितिक तंत्र। पहला इसमें हो गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दूसरा हो गया पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, तीसरा हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, आप घास स्थलीय आहार श्रृंखला कहिए या पारिस्थितिक तंत्र कहिए, तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र कहिए, चाहे तालाबीय आहार श्रृंखला कहिए, वनीय पारिस्थितिक तंत्र ना। तो 3 प्रकार से ये पारिस्थितिक तंत्र को डिवाइड किया गया है, जिसमें घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या है। देखिए, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, परिभाषा इसका क्या होगा। तो देखिए, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पाद के रूप में घास होता है। उत्पाद के रूप में क्या होता है बाबू, उत्पाद के रूप में घास होता है। और प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में आप यहाँ ग्रास हपर लिख दीजिए, ग्रास हपर। तो ग्रास हपर क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। फिर यहाँ ग्रास हपर को कौन खाएगा, मेढक। तो मेढक क्या हो गया, मेढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। और मेढक को कौन खा लिया, सांप। तो सांप क्या हो गया, सांप हो गया यहाँ तृतीयक उपभोक्ता। तो आप कहिएगा घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में कि इसमें उत्पाद के रूप में घास, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में ग्रास हपर, द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में मेढक और तृतीयक उपभोक्ता के रूप में सांप होता है। और भी कई सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। यहाँ घास लिख दीजिए, यहाँ बकरी लिख दीजिए और यहाँ मानव लिख दीजिए। ठीक है बाबू, ये उदाहरण भी आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं जो उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ आप भी वही उदाहरण दीजिए, आप भी अपने मन से कोई उदाहरण ले सकते हैं। कभी कभी परीक्षा में आहार श्रृंखला को व्यवस्थित करने के लिए देता है, बोला जाता है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला सही है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा ढंग से। दूसरा हो गया पॉन्ड इकोसिस्टम। तो पॉन्ड इकोसिस्टम को कैसे लिखिएगा, तो पॉन्ड इकोसिस्टम तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है। ठीक है, देखिए तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र, तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में इसमें उत्पाद के रूप में क्या होगा, अभी मैंने बताया है, आपको उदाहरण दिया है। उत्पाद के रूप में इसमें शैवाल आता है, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में, प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे छोटे कीट, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में छोटी मछली, छोटी मछली और तृतीयक उपभोक्ता के रूप में बड़ी मछली। ठीक है बाबू, तो ये हो गया तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र। तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पाद के रूप में शैवाल, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में छोटे कीट, द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में छोटी मछली और तृतीयक उपभोक्ता के रूप में बड़ी मछली आती है। एक बच गया और ये है वनीय आहार श्रृंखला या पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें उत्पाद के रूप में क्या हो जाएगा बाबू, पौधा, कोई भी छोटा सा पौधा ले लीजिए। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में क्या हो सकता है,
प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में यहाँ हिरण ले लीजिए और यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता क्या लीजिएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में भेड़िया को ले लीजिए और तृतीयक उपभोक्ता यहाँ पर बाघ ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया वन्य आहार श्रृंखला या पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज जो भी पढ़ा है बड़ी ढंग से पढ़ा है, जिसमें आपने सीखा है जैवमंडल का परिभाषा, पारिस्थितिक तंत्र का परिभाषा, पारिस्थितिक तंत्र के घटक और उसके घटक में कौन कौन से उत्पादक है, कौन उपभोक्ता है, कौन अपघटन करता है। ठीक है, फिर आपने सीखा आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला के बहुत सारे प्रकार हैं, उस प्रकारों को आपने आज जान लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए और अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।